अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम रूबरू देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। कल 27 दिसंबर है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद को इसी रोज़ 13 साल पहले गोलियां मारकर मरवा दिया गया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज साहिबा कल लाड़काना जाएंगी और बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश करेंगी। मरियम नवाज आज कह रही थीं कि बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की और मुल्क के लिए अपनी जान दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार कहते हैं कि मैं इन अपोजिशन वालों को, PDM वालों को बिल्कुल NRO नहीं दूंगा। पहले तो अपोजिशन कहती रही कि ये कौन होते हैं NRO देने वाले, इनके पास अख्तियार किया है, इनसे को मांगता कौन है NRO। लेकिन आज कल कह रहे हैं कि जी अब तो इमरान खान अपने लोगों के जरिए, वज़रा के जरिए हमसे NRO मांग रहे हैं। PDM की तहरीक अब अगले फेज में जा रही है। मुल्क में 5-6 जलसे हुए, उसके बाद अब उनका प्लान है रैलियां करने के बाद वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे और फिर धरना देंगे। इन तमाम अमूर के लिए द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन आज हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए अमूर दाखिला के चेयरमैन, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से ही बातचीत शुरू करते हैं। आज आपका आर्टिकल मैंने देखा, सुबह एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में था। चीज़ें कुछ क्लैरिटी तो उनमें नज़र आई, लेकिन कुछ लैकुनाज मुझे भी फील हुए। क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन कल का दिन हम वर्कों के लिए, भुट्टो फैमिली के लिए, पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक दिन है और हम सब मोहतरमा को याद करते हैं। काश वो ज़िंदा होती तो आज पाकिस्तान में सारे ये क्राइसिस नहीं होते। वो एक बड़ी सुलझी हुई, एक ऐसी लीडर जिनकी विजडम पूरी दुनिया में मानी जाती है। मैं थोड़ी सी कर्ज कर दूं कि आपने बड़ी अच्छी तमीज़ बांधी। अच्छा इंसान हमेशा अच्छा होता है और जो उनकी क्वालिटीज़ होती हैं वो क्वालिटीज़ निखर के सामने आती हैं। मेरे बहुत से सवाल आते हैं इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में, क्योंकि आपको पता है कि ये वाक़या एक केयर टेकर गवर्नमेंट के वक्त हुआ था और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भागदौड़ संभाली हुकूमत की तो उस वक्त तक कि इसके मतलब जितनी अवेलेबल एविडेंस थी वो तकरीबन ज़ाया हो चुकी थी। और इसी के पेश नज़र कैबिनेट ने फैसला किया कि ये मामला जो है ये पंजाब पुलिस से FIA करे। उस सारे इश्यूज़ को सामने रखते हुए हमने कहा कि इसको ट्रांसपेरेंट करना है और आने पाकिस्तान के सबसे मशहूर, ऑनेस्ट, प्रोफेशनली साउंड उनके ये हवाले तफ्तीश की गई GIT की सूरत में, जिसमें तारिक खोसा साहब का नाम हर कोई जानता है। इस वक्त वो उन ऑफिसर्स में से कुछ IGs हैं, इस वक्त कुछ एडिशनल IGs हैं जो इस तफ्तीश में थे। उनको बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया और को तकरीबन 6 महीने तो पता नहीं चल रहा था कि ये कहाँ से शुरू होगा, क्योंकि सिरा नहीं मिल रहा था। आखिर अल्लाह ने मदद की और एक टेलीफोन जो कि इस्तेमाल हुआ था इस मर्डर केस में, उसका EMI नंबर हमारे पास था, लेकिन वो किसी ने बंद कर लिया सिम निकाल के। 6 महीने के बाद जो किसी ने गलती की और हमारे लिए अच्छी हुई, वो सिम किसी ने डाला और हमें पता चल गया। मैं तो पहली शवाहिद आपको मिले उस फोन से जो किसी ने बंद रखा। जी हाँ, तो उसमें जो उनकी कम्युनिकेशन थी वो आज इस अखबार में भी है और कल इंशाल्लाह आपको मज़ीद अखबारात में मैंने रिलीज़ की हैं बहुत सी जो लोकेशंस, टेलीफोन्स और कैसे ये सारा हुआ। इसमें बेसिकली इसका जो मेन हैंडलर था वो था अबैदुर रहमान उर्फ चट्टान। तो ये इनको लेके आया था यहाँ पे लियाकत बाग में, उसके बाद यहाँ छोड़ के ये चला गया था। लाया था? ये आया था खोड़ा खटक रूम नंबर 96 में, जहाँ पे इनको मदरसे में तैयार किया जन्नत में जाने के लिए। तो फिर हमने जब ये ऑनवर्ड बैकवर्ड दोनों तरफ से इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये सारा कुछ बैतुल्लाह मसूद की जो मकीन थी वहाँ से ये शुरू हुआ। उन्हें 2 सुसाइड मेंबर भेजे जो
उनकी बड़े डाई हार्ट थे। और एक का नाम सईद सुना होगा आपने, और दूसरा नाम है इकरामुल्लाह। ये दोनों ने अगर खुदा न खास्ता उनके हिसाब से अगर ये मिशन जो है कामयाब ना होता तो इकरामुल्लाह ने भी ये काम करना था। बेसिकली दोनों ने वहां फटना था, लेकिन इकरामुल्लाह अकॉर्डिंग टू आवर इन्वेस्टिगेशन चिकन आउट एंड ही लेफ्ट। वो अफगानिस्तान नहीं, वो गया है अपने बैतुल्लाह मसूद के पास। ठीक है। और आप जो टेप कन्वर्सेशंस मिली उसका कनेक्शन उसके साथ मिलता है। उसके बाद जब बैतुल्लाह मसूद को ड्रोन के थ्रू मार दिया गया तो ये फिर चला गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कोई तकरीबन 2 साल पहले इसने बीबीसी को कांटेक्ट किया कि ही इज रेडी टू स्पेल द बीन्स। और मैं नाम नहीं बताऊंगा बीबीसी के नुमाइंदे का, मेरी भी उससे मुलाकात हुई और बाद में मुझे भी इंटरव्यू किया उसने जरदारी साहब को भी किया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी किया, एक पूरा प्रोग्राम था मोहतरमा पे। तो उसमें जो चीज़ सामने आई कि जब ये इसके इंटरव्यू के लिए तैयारियां हो रही थी तो उस पर अटैक हो गया कंधार में। ठीक है। और वो बड़ी मुश्किल सर्वाइव किया। उसके बाद दोबारा इस पर अटैक होता है, देन ही डिसअपीयर्ड टोटली। जब ये हमारी रिपोर्टें इशू होती रही, इस आर्टिकल में भी कहते हैं कि कुछ नामालूम कुव्वतें इन्वेस्टिगेशन में रुकावटें डालती रहीं, वो कौन सी कुव्वतें? मैंने अगर इजाजत है तो मैं इसकी जो तफसील है थोड़ी बता दूं पब्लिक के लिए, क्योंकि बहुत से सवाल आते हैं। मैं इस सवाल का भी आपको जवाब दूंगा आखिर में, और शायद आपको मेरी तफसील में आपको इसका जवाब मिल जाए। तो जाहिर है हमें तो उसके पीछे पहुंचना था जो उसके पीछे था। तो जब अबादुर रहमान का हमें पता चल गया और अबादुर रहमान के साथ साथ ये जो 5 बंदे पकड़े गए थे जो ट्रायल में भी गए और बाद में कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। हाँ जी बिल्कुल, मैटर सब जुडिस इन दी हाई कोर्ट। लेकिन बेसिकली जो मैं कहने का मकसद यह है कि एक बड़ी वेल प्लान स्कीम के साथ मोहतरमा को एलिमिनेट करने का फैसला किया गया। और उसमें कंस्पिरेसी सिर्फ और सिर्फ तालिबान की नहीं है, कंस्पिरेसी कुछ लोग मुझे बाहर से भी नजर आते हैं जो कि सिर्फ इशारे किनारे मिलते हैं। एक इशारा इसका ये है कि जब अबादुर रहमान को हमने ट्रेस कर लिया और हमारी टीमें उसके पीछा करती पेशावर पहुंची, तो जो फेंसिंग पे हमने उसकी लोकेशन ली वो पेशावर की गली थी, ये बिटवीन वो कैंटोनमेंट एंड हयाताबाद। तो वहां से हमें मिसगाइड किया गया और किस तरह मिसगाइड हुआ और उसके लिए मैंने इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर की थी और कुछ लोग उस टेलीफोन कंपनी के खिलाफ एक्शन भी हुआ था। उन्होंने कहा जी ये तो जो लोकेशन अभी आ रही है ये तो गुजरांवाले में है। तो मैंने बंदे विड्रॉ नहीं किए, मुझे बात की जो डील कर रहा था एक डीआईजी, मैंने कहा नहीं बंदे आप वहीं रहने दें, हम दूसरी टीम भेज देते हैं गुजरांवाला। तो खैर गुजरांवाला वाला तो झूठ था, फेक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी दिन सुबह ओनली ड्रोन जो कि खैबर एजेंसी में मारा गया वो अमेरिकन ने सिर्फ वहां मारा था। और उसमें कौन मारा गया था? अबादुर रहमान चट्टान। तो ये हमारे लिए बड़ा ही एक लम्हा फिक्रिया था कि आखिर इसी को क्यों एलिमिनेट किया गया। मैं पूरी बात खत्म कर लूं। इसके बाद हमने जो इसके सारे दूसरे साथी थे उनको ट्रेस कर लिया, कुछ को अरेस्ट किया और मिस्टीरियसली बहुत से ऐसे करैक्टर थे जो इन्वॉल्व थे वो किसी ना किसी तरह एलिमिनेट होते गए। लेकिन एक मौलवी जो कि खोड़ा खटक जो कि उस्ताद था इन्ना और जिसने इनको जन्नत में भेजने के लिए पूरी तैयारी कराई थी, हमें उस तक तफसील हमें मिल गई। तो हम उसको काफी जगह पे रेड कर रहे थे और उन्हीं रेड्स के दरमियान वो नौशहरा के में मुर्दा पाया गया, यानी वो भी मारा गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि मिस्टीरियसली वी वर वरीड कि बहुत से लोग तुमने पकड़ लिए, जो एक साजिश थी वो भी हमने अनवेल कर दी। मास्टरमाइंड कौन थे वो पता नहीं, वो ना मास्टरमाइंड अबादुर रहमान था ना, अबादुर रहमान था मास्टरमाइंड। नहीं, किसने ये प्लान किया? अबैटर कौन था? फाइनेंसर कौन था? प्लान जो इकरामुल्लाह की स्टेटमेंट है जो उसने खुद भी दी है, और एक बुक आई थी वली नूर की जो अभी टीटीपी का हेड है और तकरीबन 1000 पेज की किताब है, उस पर भी उसने कन्फेस किया
कि ये जो पूरी स्कीम बनी थी ये बैतुल्लाह मसूद की। आपकी 5 साल हुकूमत रही, करज़ई साहब से अच्छे ताल्लुकात थे, इकरामुल्लाह को वापस क्यों नहीं जी, ये तो आइडेंटिफाई बाद में हुआ, 2 साल पहले हुआ। अगर उसका तो होता तो मैं चला जाता, खुद चला जाता करज़ई साहब के पास, हो सकता हम अपने कोई और टूल्स इस्तेमाल कर लेते। और ये 2 साल पहले आइडेंटिफाई हुआ। आइडेंटिफाई होने के बाद मैंने लेटर लिखे, और एक लेटर तो मैंने लिखा हुकूमत पाकिस्तान को कि इसको डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि ये जिंदा है और एक वापस लिविंग विटनेस है। हाँ, एक लिविंग विटनेस है। इसको अप्रूवर बन के आके, अप्रूवर बन के आके जो फैक्चुअल पोजीशन है बताया आके, क्योंकि ये बैतुल्लाह मसूद की मीटिंगों में भी शामिल था। ये खोड़ा खटक भी आया, खोड़ा खटक से फिर जो बंदे इसको ले के आए यहाँ पे लियाकताबाद, वो भी थे। फिर जिसके घर में रहे तो वो भी इन्हीं के साथ थे वो। और जो डीएनए मिला वो भी साबित करता है ये इकरामुल्लाह का। तो इकरामुल्लाह ने वॉलंटियर भी किया अगेंस्ट सम कंसिडरेशन, लेकिन जो उस पर जब अटैक हुआ शायद वो इतना डर गया, कुछ छुपना शुरू हो गया। लेकिन आज मैं अभी तक ट्रैक रखा हूं, और जो मैंने हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखा उस वक्त मिनिस्टर एहसन साहब थे, फिर रिमाइंडर भी दिए, उसका जवाब कोई नहीं मिला। अब मैं इस मैटर को अपने तौर पे इंशाल्लाह इंटरपोल के साथ ले रहा हूं, और ये हमारी ख्वाहिश है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन यहां या उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके हमें यहां भिजवाई जाए, ताकि जो हमने यहां पे इन्वेस्टिगेशन की है उसको आगे ले जाके हम कोर्ट में दें आपको। और मैं ये अर्ज कर दूं एक आपसे कि ये इसमें जो भी प्लानिंग की वो बेसिकली मोहतरमा को खत्म करने के लिए इस अंदाज से की कि कल को ये इसका क्लू ना मिले। लेकिन आई अप्रिशिएट दी GIT, I appreciate the officers, especially when it was being investigated under Mr. Tariq Khosa. Things went so well. चले, मुझे मलक साहब ब्रेक लेना है। नादरीन, ब्रेक के बाद आप वापस आएंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत भी एक सियासी जलसे के बाहर हुई थी, अब PDM जलसे कर रही है। तो आज के वज़ीर दाखिला बार बार उनको इंतबाह कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि दहशत गर्दी का खतरा है। मलक साहब इन इश्यूज को, जैसे मैंने शुरू में कहा, द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन है। हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। कल 27 दिसंबर है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 13वीं बरसी है। पाकिस्तान में सियासी जलसों की तारीख जहां कारकुनों को पुरजोश करती रही है, वहां पर सानियात भी होते रहे। लियाकत बाग में पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की शहादत हुई थी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद को यहीं पे बाहर इसी लियाकत बाग के मरवाया गया। अब PDM के जलसे हो रहे हैं। मलक साहब, वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद बार बार वार्निंग दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जी कोई खुदा न खास्ता दहशत गर्दी ना हो जाए। मौलाना फजलुर रहमान पे खास तौर पर उनके बारे में वो फोकस करते हैं। कुछ बताएंगे हमें? आपने फैक्ट है, फिक्शन है? मोहतरमा के मुतल्लिक़ बात की, मैं एक फाइनल पैगाम देना चाहता हूँ, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेके हर जगह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को, भुट्टो फैमिली को इंसाफ चाहिए। इस वक्त केस जो है वो हाई कोर्ट में, सब जुडिस है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन इंसाफ हम मांग रहे हैं, इंसाफ लेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद एक और जो आ गई है वो है ये इकरामुल्लाह की जो बात की है, इसको लाएंगे हम, हर सूरत लाएंगे। अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया हुकूमत का तो हम लेके आएंगे। आई होप कि ये गवर्नमेंट इसमें तवज्जो दे, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लीडर थी, वो पाकिस्तान की लीडर थी। आज सब उनकी जो काबिलियत है वो मानती थी। तो मेरा ख्याल उसको सामने रखते हुए हमारा साथ दे हुकूमत, और इकरामुल्लाह को बाहर से लाकर उसकी स्टेटमेंट बन लें, उसको अप्रूवर बनाएं कुछ करके, क्योंकि जो चीज़ें हमने इन्वेस्टिगेट करके कंफर्म की हुई हैं और बंदे पकड़े जा चुके हैं और सब कुछ हुआ है, उसकी तरफ फर्दर एक बैकिंग इन टर्म्स ऑफ सॉलिड एविडेंस आ जाएगी तो कोर्ट के लिए भी आसान होगा और बहुत से वस्फ से जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जी, आप आपने सवाल किया है PDM का। देखिए, सियासत नाम है प्रोसेशंस का, रैलीज का, पुरअमन रैलीज का, और कौन इससे ज्यादा जानता होगा? इमरान खान साहब ने खुद इतने दिन धरना मार लिया था। तो मैं ये समझता हूं कि शेख रशीद साहब के पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी, और अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन थी तो उनका हक है वो पब्लिक करें। बाकी मेरा हाल अभी ये 5वां जलसा है, मैंने हर जलसे में यही देखा है कि अलर्ट है, धमाका हो जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि लेट देम डू देयर वे, क्योंकि
एक चीज जो हमने बड़ी जरूरत के साथ देखनी है कि इस मेरे पाकिस्तान में, आपके पाकिस्तान में हालात और क्राइसिस बहुत बढ़ चुके हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अपनी सियासी एक्टिविटी जरूर जारी रखें, लेकिन साथ हुकूमत का और अपोजिशन का मिलकर बैठ के एक कलेक्टिव विजडम के साथ चलना मैं इस पे आता हूं। लेकिन ये जो आप फरमा रहे हैं, मसलन हमें तो ये बताया गया कि अब दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई, नेटवर्क तोड़ दिए गए, दहशतगर्दी का खात्मा हो गया, जो बच गए थे वो भाग गए पाकिस्तान से। अब यकदम अपोजिशन की अगर गैदरिंग्स हो रही हैं तो याद आ गया। इसको दो हिस्सों में आप डिवाइड कर लें, इसमें कोई शक नहीं कि जब 2013 में मैंने हैंड ओवर किया था तो 0 लेवल हो चुकी थी टेररिज्म, और वो इट इज मैटर ऑफ रिकॉर्ड। फिर केयरटेकर किया पाकिस्तान ने, केयरटेकर फसाद किया पाकिस्तान ने। उसके बाद देखें, मैं ये समझता हूं कि जनरल बाजवा ने आके जो अपनी बाजवा डॉक्ट्रिन इस्तेमाल की जंग के लिए, वो बहुत अच्छी थी और खत्म हुआ, खात्मा भी हुआ। अब अगला जो माहौल बदला है वो ये है, नंबर 1 आप गौर सुन ले, और ये मैं आवाम को बताना चाहूंगा। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव बीन पंप्ड, एंड आई कैन से विद अथॉरिटी। नंबर 2, इस वक्त यूरोपियन मुल्क से 2 ऐसी डॉक्यूमेंट्री शो हो रही हैं जो कि शिया और सुन्नियों में लड़ाई कराने का पूरा प्रोग्राम है पाकिस्तान में। जी, पाकिस्तान में। कौन करवाना चाह रहा है? आप देख लीजिएगा ना, मैं थोड़ा सा पहले आपको, लेकिन मैं ये कहना, 2 चलेंगी ये जो हैं डॉक्यूमेंट्रीज, और एक किस्म की फिल्म होगी जो कि दोनों साइड के जज्बात को मजरू करेगी। और ये उस पार्ट का हिस्सा है जो मैंने 2 महीने पहले खबरदार किया था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए ना बल्कि लोकल लोग भी कुछ इस्तेमाल होंगे, बड़े दूसरे भी होंगे। आपने कहा था 3 अरब रुपए भी उसके जी, लिए, बिल्कुल, 3 अरब डॉलर उसके लिए, बिल्कुल, और उसी जो खर्चा होना था उसी का ये एक हिस्सा है। और आप देखिएगा कि केपीके में भी कोशिश की जाएगी आग लगाने की, जो ओरिजिनल प्रोग्राम है, और नेशनलिस्ट इकट्ठे किए जा रहे हैं सिंध में, और बलूचिस्तान में जो इंडिया कर रहा है वो भी आपके सामने है। आप ये देखें सर कि हम यहां उलझ के रह गए। EU डिसइंफो लैब में जो प्रचार किया है सारी, मैं इसी पे आने लगा हूं। हम लोग उलझ गए हैं अपनी लोकल सियासत में। हम 2 चीजों को भूल गए हैं। नंबर 1 कि इंडिया 10 साल से अपनी डिसइंफो लैब, यानी कि पूरी की पूरी भरपूर अदारा यूरोपियन यूनियन के प्लेटफॉर्म से उनकी मर्जी के बगैर, उनको बताए बगैर चला रहा था। और इस दफा में इंफॉर्मेशन है ये थर्ड पार्टी से, उसके मतलब पूरी एविडेंस दी है कि वो कैसे बॉलीवुड के एक्टर्स को इस्तेमाल करते थे, कैसे मरे हुए जो उनके अच्छे जर्नलिस्ट उनको इस्तेमाल किया उन्होंने। फिर ये इन्होंने इंटरव्यूज किए लोगों को, इवन यूरोपियन यूनियन कुछ लोगों को इंडिया लेके गए और इस अंदाज से लेके गए जैसे कश्मीर में कुछ भी नहीं हाल। आज पता है 500 से ज्यादा दिन हो गए, 550 तकरीबन इस वक्त दिन हो गए हैं कि वो अभी तक कर्फ्यू में है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पूरी दुनिया में फेक न्यूज इज ए क्राइम, इट्स ए क्रिमिनल केस। अब उसमें इतनी फेक न्यूज दी है कि उसकी मैंने पूरी एविडेंस पब्लिक की है तकरीबन 8-10 के दिन पहले। और साथ ही मैंने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा कि पीएम साहब एक चीज जरूर याद रखें कि ये पाकिस्तान है तो हम हैं, आप भी प्राइम मिनिस्टर, मैं सेनेटर हूं। पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो पाकिस्तान को एंजॉय करता, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, आने वाली जनरेशन के लिए हमने प्रोटेक्ट करना है। लिहाजा आज से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस डिसइंफो लैब की जो पूरी एविडेंस मैंने दी है इसको इंटरपोल के थ्रू इन्वेस्टिगेट तो करा के यूएन लेके जाए। वज़ीर आज़म साहब ने जवाब दिया है आपको? नहीं, जवाब कोई नहीं आया। कोई एक्शन आपको नजर आया? नहीं, मुझे देखे नहीं आएगा तो मैं दोबारा लिखूंगा, और अगर नहीं करेंगे तो मैं नहीं, देखे मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, अगर नहीं किया तो मैं लिखूंगा दोबारा। अगर जरूरत पड़ी तो मुझे प्राइम मिनिस्टर को तलब करना पड़ा अपनी कमेटी में, मैं करूंगा, इसलिए कि इसमें कोई सियासत नहीं है। मैंने सियासत से बिल्कुल ऊपर होकर बात की है, इसलिए मुझसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक कमीशन बनाए जिसमें ये इन्वेस्टिगेट करके पूरी सॉलिड एविडेंस इकट्ठी करें, जो मैंने दी है उसको एक फॉर्मेट में लेके आए, पाकिस्तान नेशनल सेंट्रल ब्यूरो जिसे हम इंटरपोल पाकिस्तान कहते हैं उसके थ्रू मूव करें और इंटरपोल लियोन में लेके जाएं, वहां से इन्वेस्टिगेट करा के उसके रिजल्ट को आप लेके जाएं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और अच्छा, बैक टू वार्निंग्स, आप जब वजीर दाखिला थे आप भी इशू करते थे, उस वक्त माहौल और था, उस वक्त ना ज़रब हुई थी ना रद्दुल फसाद हुआ था। अब तो इतने सारे एक्शन लिए और बज़ाहिर जो लोग थे इधर वाना में थे या मीराम शाह में थे या मीर अली, ये भाग गए, सारे मर गए या भाग गए। अब जब हम ये कहते हैं भाग के चले गए थे यमन से जाकर उन्होंने जो
मुलाकात की वो आपके सामने ऐसी अब बात हम नहीं है। जब ये कहते हैं कि जी जब से अपोजिशन की ये चली है, रैलीज चली हैं, जलसे हुए, अब हम कहते हैं तो पाकिस्तान का इमेज दोबारा खराब नहीं होगा ऐसी वार्निंग से? बड़ी मुश्किल से क्रिकेट टीमें आ रही हैं पाकिस्तान में। अगर हुकूमत के पास कोई एविडेंस है कि एक डेथ या एक टेररिस्ट अलर्ट है तो उसको पब्लिक कर देना चाहिए, पब्लिक के लिए। और अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सारा फेक की गई है, तो बीइंग ए फॉर्मर मिनिस्टर मुझे सिस्टम का पता है कि अलर्ट कहीं से आते हैं, फिर एग्जामिन होते हैं, और फिर मैंने नेक्टा भी याद है आपको, मैंने इनिशिएट किया था, इफ यू रिकॉल। तो मेरा आई एम श्योर कि जितने ऑफिसर्स से और जितनी पॉलिटिकल हायरार्की से गुजर के आता है तो कोई 10 दफा सोचेगा कोई झूठा अलर्ट। मौलाना फजलुर रहमान क्यों टारगेट है? मौलाना फजलुर रहमान मैं समझता हूं कि अभी से टारगेट नहीं है, वो तो हमारे वक्त में टारगेट थे। उनको तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी 2 दफा उन पे सुसाइड बमिंग की अटैक हुए, तो वो एक उनके दिल कुछ लोगों का ख्याल है उनके खिलाफ। अब इन हालात में भी अगर हो रहा है तो मैं तो ये दुआ करूंगा अल्लाह रहम करे और अल्लाह सबको महफूज रखे हर एक की जान को, क्योंकि जब कोई लीडर एलिमिनेट होते हैं तो फिर उसका जो क्यूमुलेटिव फैक्ट होता है वो बहुत बुरा होता है और कीमत कौम को अदा करना पड़ती है। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पीटीएम की तहरीक के हवाले से, इस्तीफों के हवाले से सेनेटर रहमान मलिक साहब से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए अमूर दाखिला के चेयरमैन साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब। पीटीएम की तहरीक चल रही है, ये वजीर आजम कहते रहे मैं एनआरओ नहीं दूंगा, फिर अपोजिशन कहती थी ये कौन होता है एनआरओ देने वाला, आजकल कहते हैं कि जी हमसे एनआरओ मांगा जा रहा है। ये एनआरओ होता क्या है? आप तो उस मीटिंग में यूएई वाली में मौजूद थे, जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल कियानी एक साइड पे थे, आप और बीबी शहीद दूसरी साइड पे थी। ये एनआरओ कैसे बनाया जाता है, फाइनल कैसे किया जाता है? ड्राफ्ट तो डॉक्टर सफदर अब्बासी ने शायद यहाँ फाइनल किया था। ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं सब चीजों की डिनाई करता हूँ, मैं हकीकत बताता हूँ। वाकई उस वक्त जब हमारी मुलाकातें जनरल मुशर्रफ से हुई उधर, जी हाँ, दुबई में भी हुई, उसके बाद जनरल कियानी से मेरी होती रही। आई वाज अपॉइंटमेंट फ्रॉम, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि कभी भी एनआरओ की बात नहीं हुई। जिस लेटर की ये बात कर रहे हैं मैं उसका थोड़ी सी तफसील देना चाहता हूँ, और वो भेजा गया था मुझे जनरल हामिद साहब से, ठीक है, और उसमें ये था कि ये केसेस हैं और यहाँ में एक देते हैं, रिलीफ देंगे। बीबी ने कहा लिखो नो वी डू नॉट वांट। मैंने वही मैसेज मोहतरमा करके फैक्स पैक कर दिया था, हमारी बात हो गई, जी हाँ, बात हो गई खत्म। मुझे किसी MQ के सरकर्दा लीडर ने फोन किया कि मलिक साहब आपने तो जुल्म कर दिया, आप तो नहीं चाहिए लेकिन हमें तो चाहिए, हमारे से बहुत केसेस हैं। तो मैंने कहा आपको डील कर लें, अब तो हुकूमत वही है ना। उन्होंने फिर बात की शौकत अजीज साहब से, वो जिंदा, उनसे पूछकर बात कर लीजिएगा। और फिर वो पॉइंट सारे जो हैं MQM, शौकत अजीज और PMLQ के दरमियान में हुए, और फिर ये एक ऑर्डिनेंस की सूरत में कैबिनेट के पास गया, और जो कि नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस। लेकिन अगर आप लोगों ने नो किया था, आप लोगों ने नो किया था, तो फिर आपके केसेस क्यों विथड्रॉ हुए, जिनको इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा कि नहीं? आप अपनी पूरी बात सुन लेंगे शौकत साहब, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा ना। आपने इंटरसेप्ट मुझे उस जगह पे किया है जहां मैं आपको हकीकत और बताने जा रहा था। प्लीज। तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। बात यह है कि वो एक एनआरओ हमने नहीं लिया। आज भी मैं गारंटी के साथ कहता हूं और सियासत से रिजाइन कर दूंगा अगर कोई पेपर प्रोड्यूस कर दे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस क्यों? मैं उसी का भी तो आपने 2 दफा पूछ लिया, मैं जवाब देने लगा उसको। अब देखिए कि जब हम आए थे तो हमने आके हमारे केसेस में बेलें हुई, ठीक है, और जो एनआरओ या एक निकला था उसके तहत उन्होंने कहा जी जितने भी ये सिर्फ पाकिस्तान MQM सबको कहो कि वो उनके केसेस फ्रीज हो गए, ठीक है। फिर जब ये केसेस अनफ्रीज हुए तो हमारे हर एक
5-6 केसेस हमारे टोटल। जी, जी, जी। हमने उनको फेस किया, मैं भी था, मोहतरमा भी थी, आसिफ जरदारी साहब आप भी थे। ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइम बेनिफिशियरी जो है वो एमकेएम थी, एमकेएम थी और भी बहुत सी पार्टीज थी, आप चेक करके देख लीजिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई एनआरओ नहीं लिया। अब जो एनआरओ की बात कर रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर, तो अगर दे सकते हैं वैसे नहीं, देखे ना, ऐसे ही अगर ये कोई एनआरओ बनाए, कोई दोबारा कैबिनेट में लेके जाएं। और दूसरा, इस वक्त माहौल बदल गया। अब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है, जो नैब आपका आ गया, नैब के बहुत पावर्स आ गए हैं। मैं सिर्फ एक ही सवाल करूंगा हुकूमत से, या ये बता दें कि नैब इनके मतहत है और इनके हुक्म पे चलता है, तो फिर तो ये दे सकते अच्छा, हैं। आगे तो जब उनके मतहत नहीं है तो कैसे एनआरओ दे सकते हैं? ये पीटीएम ने इस्तीफों का फैसला किया। आज भी मरियम नवाज साहिबा ने इस पर बात की कि हम डायलॉग नहीं करेंगे, हम अपने प्रोग्राम के मुताबिक चल रहे हैं। कोई 159-60 के इस्तीफों की बात भी की। नजरें पीपल्स पार्टी पे हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी या नहीं देगी। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑलवेज लीड्स, और उस लीड करने की वजह हमारी लीडरशिप जो है, आसिफ अली जरदारी, जो एक बड़े ही मजे हुए एक विजनरी है सियासत में, वो सियासत को अपने अंदाज से लेके चलती है। मैंने काम किया, करते हैं काम। बात यह है कि जिस तरफ आपने इशारा किया इस्तीफों का, उन्होंने बड़ा स्टेट में कहा कि जी सीईसी में हम पेश करेंगे, जो सीईसी फैसला करेगी हम पब्लिक कर देंगे। अब 29 को सीएसी मैं भी जा रहा हूँ कल, बल्कि आज ही चला जाऊंगा, और उसमें जो सीएससी फैसला करेगी वो पब्लिक हो जाएगा। अगर उन्होंने सीएससी ने कह दिया कि हाँ इस्तीफे देने हैं तो फिर देंगे, अगर सीएससी ने विद आर्गुमेंट्स का नहीं देने हैं तो फिर नहीं देंगे। इट ऑल डिपेंड्स। आप क्या समझ? मैं यहाँ पे अपना माइंड नहीं आपको दे सकता, वो माइंड मैंने अपनी सीएससी में बताने के लिए रखा हुआ है, तो मैं पहले पब्लिक नहीं करूंगा। मरियम नवाज साहिबा कल जाएंगी गड़ी खुदा बख्श नोडेरो और बेनजीर भुट्टो की कब्र पे भी जाएंगी। कैसा आपको लगेगा कि एक शहीद हो गई, दूसरी एक लीडर हैं जो जलसे कर रही हैं, जुलूस कर रही हैं। वो आज मरियम नवाज कह रही थी कि बेनजीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की और मुल्क के लिए जान दी। जद्दोजहद तो अब मरियम नवाज भी कर रही हैं। कैसा लगेगा कल? ये जमहूरियत वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि बीबी ने कोई एनआरओ नहीं किया था। शी एक्चुअली वर्कड फॉर ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। और आई रिमेंबर दोज वर्ड्स, वो आप जनाब मुशर्रफ साहब से भी कंफर्म कर लें, जब उन्होंने कहा कि बीबी आप इलेक्शन के बाद आएंगे 2007 के बाद। शी सेड, जनरल इट्स नॉट फॉर यू टू डिसाइड as to when I have to come. I will go to my people when I want to go and I'll go before election. Come what may. These are the words. तो अब जब उन्होंने इस हद तक रिस्क ले लिया था, पार्टी की सीएसी हुई थी, उन्होंने मना किया था बीबी को कि आप ना जाएं, आप पे खतरा है बहुत ज्यादा। आसिफ जरदारी से लेकर हम सब लोगों ने मना किया बीबी ना जाएं, बट शी सेड शी हैज प्रॉमिस्ड विद हर पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि मैंने अपने लोगों से वादा किया मैं वापस जाऊंगी। तो जमहूरियत के लिए तो आई, और इसके बावजूद कि उन्हें पता था कि टेररिस्ट उनकी जिंदगी के पीछे हैं और मैसेजेस भी आ रहे हैं, बल्कि यूएई की हुकूमत ने वार्निंग की कि जब आप जाएंगी तो आप पे अटैक होगा। करज़ई ने स्पेशल फ्लाई करके आया बताने के लिए कि आप पे हमला होगा, लेकिन वो एक बहादुर लीडर थी, उसने कहा ये जो कुछ भी हो जाए, मैंने फैसला किया पाकिस्तान में जाने का। आपने देखा 18 को उनका पे हमला हुआ, पब्बी पे उन पे हमला हुआ, एक ड्राई हुआ, कामरा के करीब जाते हुए पेशावर हुआ, पेशावर के अंदर जाके हुआ, पेशावर के अलावा एक लाड़काना में भी एक अटेम्प्ट हुई, फिर सक्खर में अटेम्प्ट हुई, भावलपुर में अटेम्प्ट हुई। तो ये सारी अटेम्प्ट उसके नोटिस में थी, फिर भी उन्होंने फैसला किया कि मैं एक खातून शहीद हो गई, दूसरी खातून कल उसकी कब्र पे खड़ी होंगी, मरियम नवाज। देखिए वी वेलकम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और मरियम साहिबा हैज स्टार्टेड हर करियर, और वो आ रही हैं हमारे यहाँ, और खास तौर पे मोहतरमा को ट्रिब्यूट पेश करेंगी। तो हम सब लोग दिल से खुश होंगे कि उनकी वो सर्विसेज जो उन्होंने जमहूरियत के लिए की हैं, और वो सेक्रीफाइसेस जो उन्होंने एग्जाइल में जाके की, वो भी सारी हमें याद है वो जरा सा। तो हमें अपनी बीबी को खो के बहुत अफसोस हुआ, लेकिन साथ ये भी अच्छा लगा कि अब लीडरशिप ने रियलाइज किया है और मोहतरमा को ट्राइब्यूट पेश करेगी पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप। ये हमारे लिए काबिल फख्र है, और हमारे लिए जैसे मोहतरमा काबिल फख्र थी, इस तरह अभी जो प्रेजेंट लीडरशिप जिस तरह चल रही है, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विल री इमर्ज अगेन। मरियम नवाज शरीफ ने आज सक्खर में भी वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया, और फिर उन्होंने आज जब निकली रायवेंट से कहा कि
अब हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को बिलावल भुट्टो जरदारी और मैं हम इसको वुसअत देंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुआ था मियां नवाज शरीफ और बीबी बेनजीर भुट्टो शहीद के दरमियान, तो आज उन्होंने वो भी रेफरेंस दिया। आप तो उस साइनिंग के भी विटनेस हैं। अब नई जनरेशन में वो साइनिंग का मैं विटनेस हूँ, उसको थोड़ा बहुत ड्राफ्ट करने में हल्का हादसा मेरे ही घर में वो हुआ। और मुझे अफसोस ये हुआ, बुरा ना मनाए लोग जो मुझे सुन रहे हैं, कि हम हमेशा नुकसान करके फिर सोचते हैं। जब हमने कहा कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दो लीडरों के दरमियान में हुआ है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और जनाब नवाज शरीफ के दरमियान, और उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत हमारी हुकूमत शुरू हुई थी नून के साथ, और चंद महीने चलने के बाद वो गड़बड़ हो गई और आगे ना चल सकी। काश ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हम दोनों पार्टीज उस वक्त लेके चलते और सबको अपने साथ मिलाते। उस वक्त कुछ पार्टीज ने उसको नहीं माना था, लाइक एमएमए ने नहीं उस वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को लिया था। अगर पीडीएम देखें तो वो तो उसकी ब्रांच ही लगती है छोटी सी। जी एग्जैक्टली। एक स्पेसिफिक एजेंडा है और एजेंडा है इमरान खान। और उस वक्त किसी को ना गाली थी ना गलोच थी, सिर्फ यह था कि हम जजेस के सिलसिले में जुडिशरी को बेहतर करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए हम कानून को एक ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते थे। हम एक्शन टू बी सीन बाय द पब्लिक, जस्टिस टू बी सीन टू बी हैपनिंग। बाबर आवान ने अभी परसों अपनी पार्टी रहनुमाओं को, अब तो पीटीआई में है, ये ब्रीफिंग भी दी कि इसका एक इत्तफाक राय को जाहिर करता है कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट से हो, शो ऑफ हैंड से हो। पीडीएम की जो मैं बात कर रहा हूं, पीडीएम के हवाले से वक्त भी जा रहा है। शो ऑफ की बात जो आप कर रहे हैं, बात सुने, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकते, ना उसके खिलाफ जा सकते हैं। आप चले गए सुप्रीम कोर्ट में, आपको सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा कि जाए पार्लियामेंट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कभी नहीं करेगा कि किसी को खत्म कर दे या उसमें कोई चेंज कर दे, ये कभी लास्ट हुआ नहीं। लास्ट क्वेश्चन, इमरान खान कहता है कि मैं कोई केस वापस नहीं लूंगा, मैं कोई एनआरओ नहीं दूंगा, इनकी पीडीएम टूट रही है, मौलाना के बंदे भी निकल रहे हैं। दूसरी तरफ पीडीएम कहती है कि हमने तहरीक चलानी है, हमने लॉन्ग मार्च करना है, हमने आकर धरना देना है। ये तसादुम आपको मुल्क को कहां ले जाता हुआ नजर आ रहा है? तीन चीजों का, एक चीज आप भूल गए हैं जो इस वक्त कौम की सबसे बड़ा मसला है, वो कोविड है। और कोविड की हम परवाह नहीं कर रहे। रोज हम 100 के करीब बंदा जो है वो इसका शिकार हो रहा है, और 10 से 15,000 जो लोग हैं वो पॉजिटिव टेस्ट हो रहे हैं। और ये वो हैं जो सैंपल्स हैं, अभी पूरी नहीं हुई है, ना वो कोई वैक्सीन आई है। मैं तो समझता हूं कि इस वक्त जो रोल बेहतर अदा कर सकता है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैं कहती ईगो को एक साइड पे छोड़ो और आप पार्टियों से बात करो। हाँ, अगर आपसे किसी ने एनआरओ मांगा है तो जो एनआरओ सीकर्स हैं उनका लिस्ट पब्लिक कर दे कि ये फलाने मुझसे एनआरओ मांगा, ताकि वो भी थोड़ा पब्लिक को बता दें। एक एविडेंस हुकूमत लाई है कि जी नैब कानून में तरमीम के लिए ये 34 नुकात जो इनके थे वो एनआरओ मांगने के नहीं। देखे मेरी बात सुने, जब आप पार्लियामेंट में होते हैं और पार्लियामेंट में कोई भी मसवदा आता है तो उस पर बहस होती है, उस पर मैं भी देता हूं अपना नुक्ता नजर, आप भी देंगे, दूसरे सेनेटर भी देंगे। वो जो नुक्ता नजर सेनेटर्स देते हैं उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। नो, क्योंकि राइट होता है हर सेनेटर का बोलने का, वो सेनेट में बोलता है, यानी वो नेशनल असेंबली बोलता है और उसके बाद फैसला होता है। उसमें कहां से आ गया एनआरओ? भाई ऐसी कोई बात नहीं होती, बल्कि ये तो तहीन मैं समझता हूं पार्लियामेंट की, कि पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस जो आपने एमएनए सेनेटर्स या कमेटी में किया तो उसको आप यूज कर रहे हैं पॉलिटिकली। यू कैन नॉट डू इट। इट्स मेरा खैर ये प्रिविलेज मोशन मूव हो सकता है अगर कोई ऐसा बात करता बंदा, तो प्लीज, मैं भी जानता हूं बड़ा पुराना, अब तो एज के उससे में काम कर करके पहुंच चुके हैं, एक नुकता याद है, लिहाजा ये ना करें, पार्लियामेंट की तौहीन न करें। और अगर आपको किसी ने एनआरओ सीक किया है बाई नेम तो उसको पब्लिक कर दें। और फाइनली मैं आपके थ्रू मैसेज देना चाहता हूं टू इमरान खान, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। देखें वक्त कम है आपके पास, अगर आप यही जारी रखा गवर्नमेंट ने भी और अपोजिशन में, तो जमहूरियत में लोगों का एतमाद उठना शुरू हो जाएगा। और वो दिन ना है, खुदा ना करे कि जमहूरियत जिस दिन एतमाद उठा और पूरा उठना के करीब पहुंच गया तो फिर जमहूरियत खतरे में है। मैं आज आपको वार्न कर रहा हूं, अगर आप जमहूरियत को जमहूरियत समझ के उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो जमहूरियत आपकी इज्जत नहीं करेगी। चलें, बहुत शुक्रिया। कल 13 साल पूरे हो जाएंगे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत की। मरियम नवाज साहिबा भी वहां पर कल खराज तहसीन पेश करने जाएंगी। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
नमस्कार।